ये वीडियो ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। इसके पहले के पार्ट को आप जरूर देखें। अब हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज या फिर बोले नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ ह्यूमन के लाइफ को बहुत अच्छा बनाने के लिए या फिर कहें उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए भी इन रिसोर्सेज का बहुत ही बड़ा योगदान है। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ऐसा माना जाता था कि ये रिसोर्सेज नेचर के फ्री गिफ्ट्स हैं। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज्ड देम इंडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैड लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। और यही कारण है कि मनुष्यों ने बिना सोचे समझे, बिना सूझबूझ के इन नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन किया, जिसके कारण आज हमारा जो पृथ्वी है उसमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो मनुष्यों के द्वारा बिना सोचे समझे इन रिसोर्सेज का उपयोग किए जाने के कारण बहुत सारी समस्याएं आ खड़ी हुई हैं। तो आइए देखते हैं वे कौन कौन से मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि यहाँ पर बताई गई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का बहुत सारा दोहन किया गया, जिसके कारण रिसोर्सेज का क्या हो गया है, बहुत कमी हो गया है। और ये रिसोर्सेज का कमी क्यों हुआ है? क्योंकि कुछ इंडिविजुअल के ये स्वार्थ को सेटिस्फाई करने में ही लगा रहा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज कहने का मतलब है कि रिसोर्सेज का बहुत कमी होना, डिप्लीट होते जाना। फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, कुछ लालची लोगों ने इस रिसोर्सेज का बहुत दोहन किया, जिसके कारण डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स होते चला गया। इसी के साथ एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। तो आप देखेंगे कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये कुछ लोगों तक ही सीमित रह गए और ये सोसाइटी में एक डिवीज़न का काम किया। तो कुछ लोग अमीर होते चले गए और कुछ लोग गरीब होते चले गए, और इस प्रकार से सोसाइटी 2 सेगमेंट्स में बट गया। अमीर लोगों के पास, या फिर इस प्रकार से कहें कि अमीर लोगों ने इन रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा उपयोग किया अपने स्वार्थ के लिए और वे धनी होते गए, और जबकि दूसरा ग्रुप क्या बनते गया, गरीब बनते गया। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। इसी के साथ बिना सूझबूझ के इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने से बहुत सारे इकोलॉजिकल क्राइसिस भी देखे गए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, लैंड डिग्रेडेशन है। ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि हम लोगों ने, या फिर कहें कि कुछ लोगों ने रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है बिना सोचे समझे अपने स्वार्थ के लिए। तो आप देख सकते हैं ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। तो यदि एग्ज़ाम में प्रश्न आता है आपको कि आखिर वे कौन से प्रॉब्लम हैं जो कि खड़े हुए हैं इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज के कारण, तो आप इसका आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। तो ये सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है वो हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। और यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ग्लोबल पीस। तो ग्लोबल पीस के लिए आप देख सकते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का होना बहुत ही ज़रूरी है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि समानता होना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में समानता होना। यदि रिसोर्सेज में समानता नहीं होगा तो ये ग्लोबल पीस के लिए खतरा हो सकता है। कहने का यह मतलब है कि कहीं बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और बहुत कम रिसोर्सेज हैं, तो यह हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे प्लेनेट के लिए एक डेंजरस चीज़ हो सकता है। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज इन डेंजर। यदि कुछ इंडिविजुअल या कुछ कंट्री इन रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा उपयोग में ला रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए और यहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे हमारा पृथ्वी बहुत डेंजर में आ जाएगा। क्योंकि कुछ कंट्री होंगे जहाँ पर रिसोर्सेज को पूर्णतया यूज कर लिया जाएगा, लेकिन कुछ कंट्री होंगे जहाँ पर रिसोर्सेज बचे हुए रहेंगे। तो इस कारण से यहाँ बहुत असमानता हो जाएगी और बहुत युद्ध की स्थिति आ जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पृथ्वी को बहुत ही नुकसान पहुँचेगा। Therefore, resources planning is essential for sustainable existence of all form of life.
तो ये सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए ये ज़रूरी है कि इन रिसोर्सेज का बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग किया जाए। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ अब आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? यह भी आपका एक प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। सस्टेन मतलब बने रहना, तो उसी वर्ड से आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वैसा डेवलपमेंट जो कि बना रहे, मतलब इसका मीनिंग यहाँ पर आप अच्छा से समझ सकते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स, इसका क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट ऐसा हो जिससे कि इन्वायरमेंट डैमेज ना हो, इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर दिया जाए जिससे कि इन्वायरमेंट डैमेज हो जाए। एंड डेवलपमेंट in the present should not compromise with the need of future generations। तो डेवलपमेंट इस प्रकार से होना चाहिए ताकि नेचर को ज़्यादा हानि भी ना हो और साथ ही साथ हमारा काम चलता रहे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम कुछ इन रिसोर्सेज को बचा के रख सकें। तो इसे ही हम लोग कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि हम नेचर को एक्सप्लॉइट करना ना शुरू कर दें। जितना हमें आवश्यकता है उतने ही चीज़ों को हमें यूज़ करना चाहिए और नेचर को संभाल के रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। आगे देख सकते हैं आप, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के बारे में बताया गया है जो कि 1992 में हुआ था। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है आपका कि फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कब हुआ और कहाँ हुआ? तो यह 1992 में हुआ था और यह रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। द समिट वाज कन्वीन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। तो यहाँ से एक प्रश्न होता है कि ये जो रियो कन्वेंशन हुआ था उसका मेन एजेंडा क्या था, वह क्यों हुआ था? तो आप देख सकते हैं उस समय के अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल, इसी के कारण यह हुआ था। प्रॉब्लम्स ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके जो जो प्रॉब्लम्स थे और साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल पर कैसे स्थापित किया जाए, इसी को लेकर यह अर्थ समिट हुआ था। द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन, और यहाँ पर डिक्लेरेशन को साइन किया गया ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन को साइन किया गया जो कि किस चीज़ पर था? ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज पर था और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर था। द रियो कन्वेंशन इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड एडेप्टेड एजेंडा 21। तो आप देख सकते हैं इस रियो कन्वेंशन में एजेंडा 21 को एडॉप्ट किया गया फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कायम करने के लिए एजेंडा 21 को एक्सेप्ट किया गया या अडॉप्ट किया गया। कहाँ पर? रियो कन्वेंशन में। तो ये सारे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ एजेंडा 21 के बारे में बताया गया, यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स। तो जैसे मैंने पहले ही बताया आपका, रियो कन्वेंशन में एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो यह 1992 जो रियो डी जेनेरियो में कन्वेंशन हुआ था वहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया था एजेंडा 21 को, विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। इट एम्स एट, इसका एम क्या था? तो आप देख सकते हैं इसका एम यहाँ पर लिखा गया, इट्स एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले एम क्या था? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कायम किया जाए। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज। कॉम्बैट मतलब फाइट करना, किसी चीज़ के अगेंस्ट फाइट करना। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आप देख सकते हैं इसका क्या क्या एम था। इन्वायरमेंटल डैमेज से फाइट करना, पॉवर्टी से फाइट करना, ग्लोबल कोऑपरेशन को कायम करना, तो ये सारे इसके एम थे। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। एक मेन ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं एजेंडा 21 का कि एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, कि प्रत्येक लोकल गवर्नमेंट अपने लिए एजेंडा 21 को ड्रा कर सकता है।
तो यह था एजेंडा 21, जिससे भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।